हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक हियर अगेन। मैं हूँ हेमलता और स्वागत है आपका मेरे चैनल हिमाज नॉलेज बैंक में। लास्ट टाइम हम क्लास 6 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने फूड और उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ा था। और उन इंग्रेडिएंट्स का मेन सोर्स क्या था, वो हमें प्लांट से मिल रहे थे या हमें एनिमल से मिल रहे थे। तो इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। अब हम पढ़ेंगे इसमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कि फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। मील का अर्थ है खाना, जो भी खाना हम खाते हैं। ठीक है, उसमें जो है चपाती, दाल, ब्रिंजल करी, मतलब अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं फूड की। ठीक है, तो कुछ मील में अप्पम हो सकता है, फिश करी हो सकता है, या वेजिटेबल। तो हमें इसमें एक एक्टिविटी करनी है, जैसे कि पंजाब की बात करें तो वहाँ मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग और दही, घी, ये सब बहुत पसंद करते हैं, खाया जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में राइस, तूर दाल मीन्स अरहर की दाल, ठीक है, कुंदरू की सब्जी और बटर मिल्क, घी, पिकल, ये सारी चीज़ें पसंद करते हैं। तमिलनाडु में या फिर केरला में वहाँ पे लोग इडली डोसा, दाल में सांबर, वेजिटेबल्स में वो लोग पंपकिन की सब्जी, रॉ बनाना की सब्जी, ये सब बहुत पसंद करते हैं। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है। एक्टिविटी से हमें क्या पता चल रहा है कि अलग स्टेट पे अलग फूड की वैरायटी, लेकिन हर टाइम पॉसिबल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे फूड, इतनी जो वैरायटी है वो अवेलेबल हो। जब हम कहीं जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम सामान और कम से कम खाने को लेकर जाएं। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट टाइप के फूड हैं, ये क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए या हमारी बॉडी की एक्टिविटी के लिए। ठीक है, इसके बारे में कभी सोचा है आपने कि हमारे बॉडी, हम एक ही टाइप के फूड क्यों नहीं खाते, हम अलग अलग टाइप के फूड क्यों खाते हैं? क्योंकि अलग अलग टाइप के फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के किसी ग्रोथ के लिए या फंक्शन के लिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं। इसीलिए हम अलग अलग फूड और इनकी अलग अलग फूड खाते हैं। तो व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अब डिफरेंट फूड आइटम में क्या होता है भाई, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स क्या, तो ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए या बॉडी की मेंटेनेंस के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं या उन्हें न्यूट्रिशन देते हैं। तो उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं उन कंपोनेंट्स को। ठीक है, और ये जो है ये हमारे फूड के ही अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, मेजर न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे फूड में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, और इनके साथ साथ फूड में फाइबर और वाटर भी होता है। ठीक है, ये जो फाइबर है ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। तो अब ज़रूरी तो नहीं है कि भाई एक फूड में सारे ही न्यूट्रिएंट्स हों। किसी पर्टिकुलर फूड में कोई न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में होता है और कोई बहुत ही लेस अमाउंट में होता है। इसीलिए हम जो है डिफरेंट टाइप के फूड कंज्यूम करते हैं। तो अब इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, इनका हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट है, कौन से फूड में प्रोटीन है, कौन से फूड में फैट है, इसका हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट करने के लिए हमें सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो टेस्ट है ये हम कुक्ड फूड में या फिर उनके रॉ मटेरियल्स पे भी कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ हमें कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे फूड में अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। मेनली जो है वो स्टार्च और शुगर के फॉर्म में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। टेस्ट करने के लिए हमें चाहिए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। ठीक है, जो आयोडीन का सॉल्यूशन है, डाइल्यूट मतलब उसमें कुछ पानी मिला होगा। और हमें चाहिए उसके बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट और 100 ml। कॉपर सल्फेट जो है क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो 100 ml वाटर में जो है हम 2 ग्राम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डालेंगे तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। और 10 ग्राम हमें कॉस्टिक सोडा 100 ml वाटर में डिज़ोल्व करना है तो वो कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये जब सॉल्यूशंस हमारे पास है तो अब हम इन्हें टेस्ट कर सकते हैं। स्टार्च के लिए क्या करना है, स्मॉल क्वांटिटी लेना है आपको आयोडीन सॉल्यूशन का। और जिस भी फूड पे आप टेस्ट करने वाले हो, चाहे वो रॉ हो या फिर कुक्ड हो, उसके ऊपर, उस फूड के ऊपर आपको 2 से 3 ड्रॉप जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन का आपको डालना है। ठीक है, अगर उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू या ब्लैक में, इट मीन्स मतलब उसमें कार्बोज है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब यही
यही जो टेस्ट है आप दूसरे फूड आइटम्स में भी कर सकते हो। उसके बाद है टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब प्रोटीन के टेस्ट के लिए हमें क्या करना है, कोई भी फूड आइटम लेना है, ठीक है, उसको टेस्ट ट्यूब में डालना है। अगर वो सॉलिड है तो आपको उसे क्रश करके उसे पाउडर फॉर्म में या पेस्ट उसका बना लेना है, ठीक है। उसके बाद उसको आपको उसे डालना है आपके टेस्ट ट्यूब में। उसमें कुछ ड्रॉप्स जो है 10 ड्रॉप्स आपको वाटर के डालने हैं और उसको शेक करना है, ठीक है। उसके बाद उसको डालने हैं 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, ठीक है। तो 2 ड्रॉप जो है आपको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का डालना है और 10 ड्रॉप जो है कॉस्टिक सोडा के सॉल्यूशन का डालना है। उसको अच्छे से शेक करना है। शेक करने के बाद आफ्टर फ्यू मिनट्स उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा वॉयलेट कलर में। अगर वो वॉयलेट या पर्पल कलर में हो जाता है इट मीन्स उस फूड में प्रोटीन है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटीन का टेस्ट। अब करना है हमें टेस्ट फॉर फैट। तो ये तो बहुत इजी है। आपको कोई भी फूड आइटम लेना है, उसको पेपर में रैप करना है और उसको क्रश करना है, ठीक है। बस ध्यान रखें कि वो पेपर फटे ना, ठीक है। उसके बाद जो है उसको लाइट के अगेंस्ट जो है आपको स्ट्रेट करना है और देखना है कि उसमें कुछ आपको ऑयली पैचेस से दिखेंगे। ऑयली पैचेस से दिख रहे हैं इट मीन्स उस फूड में फैट है। कुछ फूड आइटम में वाटर भी होता है, ठीक है। जैसे कि आपने कुछ फूड्स को कट किए होंगे, जैसे कि लेमन या फिर वाटरमेलन। इनको कट करने के बाद इतना पानी जैसा निकलता है ना, और वो पानी थोड़ी देर बाद सूख जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उस फूड में वाटर की भी अच्छी खासी क्वांटिटी है। तो इन टेस्ट से हमें क्या पता चलता है कि जो फैट, प्रोटीन और ये स्टार्च है, ये क्या और भी फूड आइटम्स में मतलब प्रेजेंट है, और भी उनमें और भी ज़्यादा दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। तो बिल्कुल है, कुछ रिच अमाउंट में होते हैं, कुछ लेस अमाउंट में होते हैं, कुछ मिनरल्स, कुछ तो हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, इन तीनों का टेस्ट तो हमने। अब बचे हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। अब हमें इनके बारे में लर्न करना है, स्टडी करना है। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, मेनली हमें ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फैट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बल्कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा जल्दी, ठीक है, और ज़्यादा अमाउंट में जो है हमें फैट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बट फैट जो है फैट भी बनाते हैं, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है वो हमें फैट भी बनाते हैं। उनसे जो है एक ओबेसिटी मतलब मोटापा की जो प्रॉब्लम है वो होने लगती है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं फैट्स वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो फैट्स और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये एनर्जी गिविंग फूड भी कहलाते हैं, ठीक है। और प्रोटीन्स जो है ये हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए या उनको रिपेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। देखा होगा आपने, जब हमारे हाथ वगैरह कट जाते हैं, हाथ या कहीं भी कोई कट या कोई चोट लग जाती है, तो कुछ दिनों के बाद वो फिर ठीक भी हो जाता है, ठीक है, रिपेयर हो जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो फूड हम खाते हैं उनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, साथ ही साथ रिपेयरिंग के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स उन फूड से मिल जाते हैं और इस वजह से जो है हमारी चोट वगैरह ठीक हो जाती है, ठीक है। और प्रोटीन्स ग्रोथ के लिए तो है ही, आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स होते हैं ये ज़्यादातर प्रोटीन रिच फूड खाते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया या फिर चिकन वगैरह, मीट वगैरह, वो लोग बहुत खाते हैं, एग्स वगैरह, क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। वो लोग इतना फिजिकल वर्कआउट करते हैं, इसीलिए उन्हें प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। लिखा है प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है। प्रोटीन्स को जो है बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है, ठीक है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, ठीक है। विटामिन्स क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को किसी भी डिजीज के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्ट करते हैं। और विटामिन साथ ही साथ हमारे आईज, बोन्स, टीथ और गम्स को भी हेल्दी रखते हैं। अब ये विटामिन्स भी जो हैं ये बहुत ही डिफरेंट नेम के होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, सी, डी, ई एंड के, ठीक है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी आपने सुना होगा। अब जैसे कि विटामिन ए ये हमारे स्किन और आइज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। विटामिन सी जो है डिजीज़ेस के अगेंस्ट लड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। विटामिन डी जो है वो हमारे बोन्स और टिथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है
पिक्चर में दिखा रहे हैं कि कौन से जो फूड है उनमें। तो इस फिगर 2.6 में दिखा रहे हैं कि वो फूड जिनमें कि रिच अमाउंट में वाइटामिन होते हैं, जैसे कि पपाया, कैरेट, मैंगो, ठीक है। विटामिन ए इनमें ज़्यादा होता है। फिर वीट, लिवर, राइस, इनमें विटामिन बी बहुत ज़्यादा होता है, ब्राउन राइस, ठीक है। और ऑरेंज, टोमेटो, लेमन, आंवला, ग्रीन चिली, गुआवा, इन सब में जो है विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। और फिश, एग, लिवर, इन सब में विटामिन डी होता है। तो हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और एक अच्छे हेल्थ के लिए इन सभी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। कई ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनमें कि मोर देन 1 न्यूट्रिएंट भी होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर वाले टेबल में पढ़ा था, ऊपर वाले पिक्चर में हमने देखा था। राइस में क्या कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, और जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं वो लेस अमाउंट में होते हैं। इसके अलावा इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को फाइबर्स की भी और वाटर की भी बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। ये जो डाइटरी फाइबर्स हैं इन्हें हम रफेज के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करते हैं, ये मेनली हमारे फूड को जो है डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं, और ये मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। और रफेज हमें मेनली जो प्लांट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जैसे लीफी वेजिटेबल वगैरह हो गए, ठीक है, या फ्रूट्स हो गए, तो इनमें जो है फाइबर की मात्रा, रफेज की क्वांटिटी मतलब बहुत ज़्यादा होती है। रफेज जो है हमें मेनली वो प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है, जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स जो भी हो गए, जो भी साग खाते हैं ना, या जो भी साग है, या जो भी whole grains, pulses, potato, fresh fruit and vegetables are main sources of रफेज। तो इन सभी चीज़ों में जो है रफेज बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। और रफेज जो है वो हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता, बट फिर भी ये इसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, ताकि हमारी बॉडी से जो भी हम जो भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं इजीली रफेज जो है उसे डाइजेस्ट करा सके। जिस तरह से रफेज इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए कि वो अनडाइजेस्टेड फूड को जो है इजीली डाइजेस्ट कर सके, इसी तरह वाटर भी हमारी बॉडी के लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है। वाटर हमारी बॉडी को हेल्प करता है कि फूड से जो है न्यूट्रिएंट्स को इजीली एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। और हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट होता है उसको भी पास करने में, थ्रो आउट करने में हेल्प करता है, ठीक है, जो कि यूरिन और स्वेट के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। ये जो वाटर है ये मेनली हम लिक्विड से, जो भी लिक्विड हम पीते हैं जैसे कि वाटर, मिल्क, टी, इन सभी से हमें वाटर मिलता है, ठीक है। इसके अलावा वाटर जो है हमें कुक्ड फूड से भी मिलता है, और कुछ फ्रूट से तो मिलता ही मिलता है, ठीक है। अब हमें एक एक्टिविटी करनी है, थर्ड एक्टिविटी। क्या करना है, आपको एक टोमेटो या फिर फ्रूट जैसे कि लेमन वगैरह ले लेना है, ऑरेंजेस वगैरह, ठीक है। इनको 2 पीस में डिवाइड करना है। तो आप देखोगे कि आपके हाथ जो है थोड़े से वेट हो गए हैं, भीग गए हैं, ठीक है, और हाथों पर से वो पानी सूख जाता है। देखा होगा जब मम्मा गाजर का हलवा बनाती है, जब कैरेट को भी ग्रेट करते हैं, या मूली का पराठा बनाने के लिए जब रेडिश को ग्रेट करते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में, या फिर जब अनियन को ग्रेट करते हैं तो कितना ज़्यादा अमाउंट में जो है वाटर भी उसके साथ में स्टोर हो जाता है ना, जिसको हम स्क्वीज करके निकाल देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे भी फूड मटेरियल हैं जो कि वेजिटेबल्स हों या फ्रूट्स हों, उनमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल रहती है। तो बैलेंस डाइट का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो, और एक गुड अमाउंट में रफेज और वाटर, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल होनी चाहिए उन फूड में। तो उस डाइट को हम बैलेंस, मतलब न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ सारे न्यूट्रिएंट्स तो होने ही चाहिए, और उसमें एक गुड अमाउंट में जो है रफेज और वाटर भी होना चाहिए, तभी वो बैलेंस डाइट कहलाएगा। क्या आपको लगता है कि हर एक, यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको लगता है कि हर एक जो अलग अलग, उनको सेम टाइप के ही फूड, सेम टाइप की ही डाइट की ज़रूरत होती होगी? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो ये जो बैलेंस डाइट है वो डिपेंड करता है कि उस पर्सन की एज कितनी है, वो कितना फिजिकल वर्कआउट करता है। तो यहाँ आपको जो है अपने 1 वीक का एक चार्ट तैयार करना है,
और उसमें जो है आपको मेंशन करना है जो भी फूड खा रहे हो और उस फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। तो आपको देखना है कि आपने एक वीक के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी ज़रूरी हैं हमारी बॉडी के लिए, क्या वो आपने कंज्यूम किए हैं, वो आपने खाए हैं। ये सारी चीज़ें आपको उस चार्ट में मेंशन करनी है। हमारे घर पे जो पल्सेस, ग्राउंड नट, सोया, तो हर कोई जो है ये बैलेंस डाइट, मतलब बेसिक चीज़ें सभी के घरों में अवेलेबल रहती हैं। तो बैलेंस डाइट जो है वो हर कोई फॉलो कर सकता है। इसे अच्छे से कुक भी करना चाहिए। जैसे कि कई ऐसे मिनरल्स, कई ऐसे विटामिन्स होते हैं जो कि वॉश करते टाइम या सब्जियों को कट करते टाइम ही निकल जाते हैं। तो इसके लिए हमें इट शुड बी कुक प्रॉपरली, ठीक है। इसको अच्छे तरह से पकाना चाहिए ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इनमें रहें, फूड में रहें। ऐसा नहीं कि धोते टाइम और जैसे कहते हैं ना, कई सब्जियों को कट करने से पहले ही वॉश करना चाहिए ताकि उनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बचे रहें। क्योंकि ऐसा होता है ना, सब्जियों को जब हम पील करने के बाद, कट करने के बाद वॉश करते हैं तो बहुत से न्यूट्रिएंट्स उनमें ही वॉशिंग के ही टाइम पे जो है उनमें से रिमूव हो जाते हैं, निकल जाते हैं। इसी तरह चावल को भी बार बार धोने से या दाल को भी बार बार धोने से उसके भी वाइटामिन्स जो है, उनमें से वाइटामिन्स और मिनरल्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं। हमने शुरू में पढ़ा था कि जो फैट्स वाले फूड होते हैं वो हमें मोर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड, ठीक है। तो यहाँ पर एक बच्चा है बूझो, जो कि कह रहा है, उसे ऐसा लगता है कि भाई फैट वाले जो फूड हैं वो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो वो सिर्फ फैट्स वाले फूड ही खाता है, जैसे कि समोसा, पूरी, ठीक है, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, स्वीट्स वगैरह, ठीक है। उसे ऐसा लगता है कि भाई फैट्स वाले जो फूड हैं वो तो हमें कार्बोहाइड्रेट वाले फूड से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो वो इसीलिए इस तरह के फूड जो है प्रेफर करता है खाना। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो मोटा हो जाता है, ठीक है। एक ऐसी कंडीशन, वो मोटा हो जाता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब भी हम इस तरह के फूड खाते हैं जिनमें कि फैट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, तो उससे जो है ओबेसिटी की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। इसकी जो डेफिशिएंसी हो रही थी, न्यूट्रिएंट्स की जो कमी हो रही थी, इसकी वजह से फिर डिजीज़ेस होने लग जाएंगी, जिससे कि उन डिजीज़ेस को हम डेफिशिएंसी डिजीज़ेस कहते हैं। पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन्स in his her food for a long time, she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea। तो जब इस तरह के डेफिशिएंसी डिजीज़ होने लग जाएंगी, काफ़ी टाइम तक, काफ़ी लंबे टाइम तक उसके खाने में प्रोटीन्स की कमी या और भी दूसरे न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, तो इससे क्या होगा, उसकी ग्रोथ जो है, जो उसकी ग्रोथ हो रही थी वो रुक जाएगी, फेस पे जो है स्वेलिंग होने लग जाएगा और दूसरी तरह की स्किन डिजीजेस होने लग जाएंगी, और फिर डायरिया वगैरह जैसी प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, ठीक है। If the diet is deficient in both carbohydrate and proteins for a long period of time, the growth may stop completely। और ऐसे डाइट जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स दोनों की ही कमी है और ऐसा काफ़ी लंबे टाइम तक चल रहा है, तो उसमें क्या होगा, जो उस पर्सन की जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से रुक जाएगी, और वो जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा लीन और थिन और बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा। इतना वीक हो जाएगा कि he can't be able to move, वो कहीं मूव भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases और disorders। और इसी तरह के जो vitamins और minerals होते हैं, इनकी कमी की वजह से भी और भी दूसरी डिजीज़ और डिसऑर्डर्स जो हैं होने लग जाएंगे। लेकिन ये जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। और इस तरह की जो भी डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं, इनसे बचा जा सकता है अपना बैलेंस डाइट लेकर के, ठीक है। अगर हम बैलेंस डाइट खाएं, बैलेंस डाइट अपने डाइट का हिस्सा बनाएं, तो हमें इस तरह के डेफिशिएंसी डिजीज़ बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर।